नमो नमः मित्राणि, आप सभी का संस्कृत ज्ञानदायिनी चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, आज हम लोग संस्कृत व्याकरण प्रवेशिका के अध्ययन क्रम में वर्ण विचार का अध्ययन करेंगे। इसके चौथे भाग में हम लोग 1 से लेकर के 50 तक के प्रश्नों को कर चुके हैं और 5वें भाग में 51 से लेकर के 100 तक के क्वेश्चन को हल करेंगे। तो चलिए देखा जाए। 51 नंबर का क्वेश्चन हमारा है कि अ और ई मिलकर के क्या बनता है। तो अ और ई से ये का निर्माण होता है, अ और उ से ओ का निर्माण होता है, यानी कि वो बनता है। स्वर किसे कहते हैं? अगला क्वेश्चन है कि स्वर किसे कहते हैं। तो जिन वर्णों के उच्चारण में किसी दूसरे वर्ण की सहायता नहीं ली जाती है उसे हम स्वर कहते हैं। और यहाँ लिखा हुआ है कि ऐसा वर्ण जिनका उच्चारण अपने आप हो सके उसे हम स्वर कहते हैं। जिन वर्णों का दूसरे से मिलने की कोई अपेक्षा नहीं होती है वो भी स्वर कहलाता है। और जिन वर्णों का उच्चारण स्वर के बिना नहीं हो सकता है वे वर्ण व्यंजन वर्ण कहलाते हैं, यानी कि स्वर व्यंजन वर्णों का उच्चारण करने के लिए स्वर की सहायता लेनी पड़ती है। अगला क्वेश्चन है कि क से लेकर के ह तक के सारे वर्ण क्या कहलाते हैं। तो व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। क का शुद्ध रूप क्या है? तो हलंत युक्त क जो है शुद्ध रूप है। स्वरों का दूसरा नाम क्या है? तो हम लोग जानते हैं कि स्वरों का एक नाम होता है अच। अच को स्वर भी कहते हैं। माहेश्वर सूत्र में यदि पूछा जाए कि किस प्रत्याहार के अंतर्गत आता है तो अच प्रत्याहार के अंतर्गत स्वर आते हैं। और ये माहेश्वर सूत्र के 4 सूत्रों में जो ऊपर के 4 सूत्र होते हैं उसमें पठित होते हैं, जैसे अ ई उड़ ऋलिक एऔंग एऔच में। और अगला हमारा क्वेश्चन है कि व्यंजन का दूसरा नाम क्या है। तो व्यंजन का दूसरा नाम हल है। हल को हम व्यंजन वर्ण कहते हैं। हैवरट से हल तक यानी 14 सूत्रों के अंतर्गत आते हैं तो सभी व्यंजन वर्ण आते हैं, माने कि 5 से लेकर के 14। 4 तो हमारे समर्पित हो गए स्वर के लिए, तो अब बचे कितने? 10। तो ये जो 10 और नीचे के सूत्र होते हैं वे सभी व्यंजन को दर्शाते हैं। उदितों के पंचम वर्ण क्या कहे जाते हैं? तो उदित हमारे क्या है? तो इमांगणनम को उदित कहा जाता है। और इसे अनुनासिक, आप लोग जानते हैं कि जिन वर्णों का उच्चारण मुख और नासिका की सहायता से हो उसे हम बोलते हैं अनुनासिक वर्ण। मुख और नासिका से उच्चारित वर्ण को क्या बोलते हैं? अनुनासिक। करें अनुनासिक वर्ण अनुनासिक संज्ञा करने वाला सूत्र कौन सा है? तो मुख नासिका वचनो अनुनासिक। वर्णों के ह्रस्व दीर्घ और प्लुत का भेद क्या माना जाता है? तो उच्चारण काल। उच्चारण काल का मतलब क्या है कि जिन वर्णों के उच्चारण में जितना समय लगता है उसी के आधार पर ह्रस्व दीर्घ और प्लुत का निर्धारण किया जाता है। ह्रस्व दीर्घ एवं प्लुत संज्ञा करने वाला सूत्र क्या कौन सा है? तो उकालो जज्रस्व ह्रस्व दीर्घ प्लुतः। उकालो जज्रस्व दीर्घ प्लुतः, यानी ह्रस्व दीर्घ प्लुतः। फिर है स्वर के उच्चारण में 1 मात्रा का यदि समय लगता है तो उसे हम ह्रस्व स्वर कहते हैं, और जब 2 मात्रा का समय लगता है तो उसे हम दीर्घ स्वर कहते हैं। अच्छा, जैसे में उदाहरण है ह्रस्व स्वर का अ ई उ री और री, ये 5 हमारे क्या है? मूल स्वर या ह्रस्व स्वर भी कहे जाते हैं, इन्हें मूल स्वर भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन है कि स्वर के उच्चारण में यदि 2 मात्रा का समय लगे तो उसे क्या कहेंगे? तो उसे दीर्घ स्वर कहते हैं। जैसे उदाहरण में है दीर्घ स्वर कौन कौन से हैं? तो आ ई उ री और ए ओ ऐ औ, ये हमारे दीर्घ स्वर के अंतर्गत आते हैं। मिश्र विकृत स्वर कौन कहे जाते हैं? तो मिश्र विकृत स्वर होते हैं तो ये दीर्घ स्वर ही होते हैं। लेकिन दीर्घ स्वर में कौन मिश्र विकृत होते हैं? तो ए ओ ऐ औ, ये मिश्र विकृत स्वर के अंतर्गत आते हैं। 3 मात्रा का समय यदि स्वरों के उच्चारण में लगता है तो उसे हम क्या बोलते हैं? तो उसे हम प्लुत स्वर कहते हैं, 3 मात्रा का जब समय लगे। अगला क्वेश्चन हमारा है, जैसे नहीं दिया है, जैसे ओइम, जैसे में ओइम, हाँ, जैसे ओइम, ये हमारा
प्लुत स्वर के अंतर्गत आएगा। अगला क्वेश्चन है कि प्रायः दूर से पुकारने के लिए किस स्वर का प्रयोग किया जाता है, तो प्लुत स्वर का ही प्रयोग करते हैं दूर से पुकारने अर्थ में, क्योंकि बहुत ज़्यादा बल दिया जाता है, यानी कि 3 मात्रा का समय लग जाता है। लिपि में प्लुत को किस अंक से प्रस्तुत किया जाता है, तो 3 के अंक से। उच्चारण के स्थान भाग पर आधारित स्वरों के कुल कितने भेद होते हैं, तो स्वर 3 प्रकार के। उच्चारण स्थान पर अभी आप पढ़े ह्रस्व दीर्घ और प्लुत, लेकिन अब पूछ रहा है कि स्थान भाग कृत स्वर के 3 भेद होते हैं। माने कि जो हम स्थान भाग से यदि स्वरों का निर्धारण करें तो वे होते हैं उदात्त, अनुदात्त और स्वरित। लेकिन उदात्त संज्ञा करने वाला सूत्र कौन सा है, तो उच्चैः उदात्तः, उच्चैरुदात्तः, यानी कि जिन वर्णों का उच्चारण मतलब कि मुख में स्थित तालु भाग से ऊपरी तालु से होता है उसे उदात्त स्वर कहते हैं। तल्वादिषु सभागेषु स्थाने ऊर्ध्वभागे निष्पन्नो वचः, तो उदात्त संज्ञा स्यात्। कौन सी संज्ञा, तो भरना है तो उदात्त संज्ञा हो जाएगा, यानी कि तालु आदि के ऊपरी भाग से जिसका उच्चारण होता है वह उदात्त स्वर होता है। अनुदात्त स्वर किसे कहते हैं, अनुदात्त संज्ञा, तो निश्चयनुदात्त, निश्चयी अनुदात्तः, यानी कि तलवादिषु शभागेषु स्थानेषु अधोभागम निष्पन्नो वचः, जो वच तालु आदि के निचले भाग से उत्पन्न होता है उसे क्या बोलते हैं, अनुदात्त संज्ञा बोलते हैं। स्वरित स्वर किसे कहते हैं, या स्वरित संज्ञा किसे कहते हैं, समाहार स्वरितः। समाहार स्वरितः है उदात्तानुदात्ताल्वेः वर्ण धर्मो समाह्रियते यत्र सो अचः संज्ञः स्यात्, माने जिसमें उदात्त और अनुदात्त दोनों का समान धर्म मिला होता है वे स्वरित के अंतर्गत आते हैं, यानी उन्हें स्वरित स्वर कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, नवदा विभक्ति सभी स्वरों के दो प्रकार कौन कौन से हैं, तो एक है आपका अनुनासिक और एक है अनअनुनासिक। अनुनासिक का मतलब ये हो गया कि अनुनासिक माने जिनका उच्चारण जो है नासिका की सहायता, मुख और नासिका दोनों की सहायता से हो। अनुनासिक माने कि जिनका जो है उच्चारण नासिका की सहायता से नहीं बल्कि केवल मुख से हो, तो अनुनासिक के अंतर्गत आते हैं। जैसे अ आ ए क्या कहलाते हैं, तो अनुनासिक कहलाते हैं। अनुनासिक का उच्चारण स्थान क्या होता है, तो नासिका होता है। बिना नासिका की सहायता से इसका उच्चारण किया ही नहीं जा सकता है। अगला क्वेश्चन हमारा है, अ आ ए कहलाते हैं, तो अ आ ए अनुनासिक कहलाते हैं। क से लेकर के म तक के व्यंजनों को क्या बोला जाता है, तो स्पर्श व्यंजन बोलते हैं। कादयो मा वशाना है स्पर्शाह। स्पर्श क से लेकर के म तक को स्पर्श वर्णों की संज्ञा दी जाती है। अगर पूछे कि स्पर्श के अंतर्गत कितने वर्ण परिगणित हैं, तो 5 वर्ग जो है वर्ग है, क वर्ग, च वर्ग और ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग, ये सभी 5 वर्ग हैं। इसमें 25 वर्णा मिला करके हो जाएंगे। इन सब की क्या होती है, स्पर्श, ये सब स्पर्श के अंतर्गत आते हैं। अगला है कि यण प्रत्याहार में वर्णों को कहा जाता है, तो यण प्रत्याहार में वर्णों को क्या बोलते हैं, अंतस्थ बोलते हैं। य र लवाह अंतस्थाह। सल प्रत्याहार में वर्णों को क्या कहा जाता है, तो उसमें कहा जाता है श ख श हा उष्माण। किन वर्णों के उच्चारण करने में भीतर से जरा अधिक जोर लगाना पड़ता है, अधिक श्वास, तो उष्म वर्णों के उच्चारण में थोड़ी ज़्यादा बल लगाना पड़ता है। अगला क्वेश्चन है कि विसर्ग को वस्तुतः किस वर्ण का एक लघुत्तम रूप समझना चाहिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ह विसर्ग को वस्तुतः मतलब ह समझना चाहिए। विसर्ग सदैव किस स्वर के अंतर्गत अंत में आता है, अंतर्गत नहीं बल्कि अंत में आता है अथवा व्यंजन के। कह रहे हैं कि विसर्ग सदैव किसी स्वर के अथवा व्यंजन के अंत में आता है, तो स्वाभाविक सी बात है, बालकः, रामः, सब ये सब क्या है, अंत में ही आते हैं विसर्ग।
स अथवा र का एक रूपांतर मात्र क्या होता है? तो स अथवा र का रूपांतर मात्र होता है विसर्ग। अगला क्वेश्चन हमारा है कि जिस स्वर के पश्चात जुड़ा होता है उसी के उच्चारण स्थान से उच्चारित भी होता है, उसे क्या कहते हैं? तो विसर्गा को है विसर्जनीय नाम कंठः। जिस स्वर के पश्चात जुड़ा होगा उसी के उच्चारण स्थान से उच्चारित भी होता है। जैसे नदी के आगे विसर्ग है तो उसको नदी ही ऐसा बोलेंगे। राम के आगे है तो रामः अह, माने कि जो स्वर अंत में रहेगा विसर्ग का भी उसी की तरह उच्चारण होगा। क और ख के पूर्व कभी कभी एक अर्ध विसर्ग सा उच्चारण के प्रयोग में आता है, उसे हम क्या बोलते हैं? इस चिन्ह को से व्यक्त करते हैं, उसकी क्या संज्ञा होती है? तो क और ख के आगे यदि अर्ध विसर्ग हो तो उसे जिह्वा मूली बोलते हैं, और प और फ के आगे यदि विसर्ग अर्ध विसर्ग हो तो उसे हम उपधमानीय बोलते हैं। अगला है अ आ विसर्ग और क ख ग घ अंगा का उच्चारण स्थान क्या है? तो कंठ, यानी अकुह विसर्जनीय नाम कंठः। तो आज यहीं तक। इसके 100 के आगे का जो क्वेश्चन है उसे मैं अगले भाग में लेकर के आऊँगी। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि हम जो भी वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा मित्रों में शेयर करें। धन्यवाद।